हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रीवियस ईयर पेपर ग्रुप सी 18 दिसंबर 2022 में 18 दिसंबर 2022 का जो पेपर हुआ था हम उसकी बात करने वाले हैं। तो पहले इस वीडियो में बात करेंगे जीएस की। तो जीएस के हम पूरे पूरे 25 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री सॉल्यूशन। कितना? 360 डिग्री सॉल्यूशन मतलब ये है कि जो क्वेश्चन पहले है जरूरी नहीं वही क्वेश्चन रिपीट हो, तो उसके आसपास की क्या चीज आ सकती है उस टॉपिक से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? 2021 में स्टार्ट की गई थी। पूरी डेट की बात करें तो 24 अप्रैल 2021 में स्टार्ट की गई थी। स्वामित्व योजना क्यों शुरू की गई थी? ये से क्या बोलते हैं? सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? मैं इधर लिख देता हूँ पूरा इसको। सर्वे, ये इधर लिख रहा हूं मैं, सर्वे ऑफ विलेज। ये नोट कर लेंगे आप, जिसको नहीं पता है। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेगा, जिसको पता है उसका अच्छी से रिवाइज हो जाएगा। मैपिंग विद इम्प्रोवाइड टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी। ठीक। अब ये क्यों शुरू की गई थी? ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी। किसके उपलक्ष्य में शुरू की गई थी? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी। अब आपको पता होना चाहिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये क्यों स्टार्ट किया गया था? कब? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल पूछे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब है? 24 अप्रैल। ठीक। कब शुरू किया गया था? क्यों शुरू किया गया था? किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शुरू किया गया था? इसकी बात भी कर लेते हैं। तो भाग 9 इसमें तो होता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 73वां अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 कब हुआ था? 1992 में। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 11, अनुसूची 11। ठीक है। जो हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कैसी है? त्रिस्तरीय है। कैसी है? त्रिस्तरीय है। मैं लिख देता हूँ कैसी है वो। त्रिस्तरीय। ठीक। त्रिस्तरीय है। कौन कौन सी है आपको पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और खंड। तो इसमें क्या क्या होता है? ग्राम, जिसमें होती है ग्राम पंचायत। फिर क्या होती है हमारी? जिला, जिसमें होती है जिला पंचायत। एक होता है तीसरा हमारा खंड। खंड में क्या होता है हमारा? मध्यवर्ती पंचायत। ठीक है, खंड को बोलते हैं मध्यवर्ती पंचायत। जनक कौन है पंचायती राज के? तो पंचायती राज की जो जनक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया था उसके जनक है बलवंत राय मेहता समिति। कब से स्टार्ट हुई? 1993 में लागू हुई थी। किसकी के कहने पर? बलवंत राय मेहता समिति के। और सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है इससे कि सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर कहाँ स्टार्ट की गई थी? मैंने पूछा प्रायोगिक तौर पर। कौन से तौर पर? प्रायोगिक तौर पर। प्रायोगिक तौर पर। तो प्रायोगिक की बात करेगा तो आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। और वैसे पूर्ण रूप से लागू पूछेगा तो राजस्थान का नागौर जिला। पूर्ण रूप से लागू पूछेगा, पूर्ण रूप से लागू तो राजस्थान शॉर्ट में लिख रहा हूँ आरजे। कौन सा जिला? नागौर जिला। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कभी क्वेश्चन ये वाला पूछ ले और आप आंसर ये वाला ला के आ जाओ। प्रायोगिक तौर पर मतलब प्रैक्टिकल तौर पर जो स्टार्ट हुई थी वो आंध्र प्रदेश में हुई थी, और पूर्ण रूप से जो लागू हुई थी वो राजस्थान के नागौर में हुई थी। ये पंचायती राज दिवस से जो क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, क्यों स्टार्ट किया गया था, कितने स्तर का होता है, किस किस स्तर का होता है, इस तरह से क्वेश्चन पहले बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे एक्सप्लेन करके बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ, किसके साथ? गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाता है? ये प्रदूषक एनवायरमेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 या 4 क्वेश्चन। ठीक है, इसका हो जाएगा लिचर्स। लिचर्स मतलब कि ये होता है कि आपने कोई गंदगी कूड़ा करकट डाला, फिर उसके ऊपर एक और लेयर बन गई, फिर उसके ऊपर एक और लेयर बन गई, उसके ऊपर एक और लेयर बन गई, नीचे से पानी रिस रिस के जा रहा है। ये उसकी बात कर रहा है। जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं? लिचर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो क्वेश्चन जितना समझाने लायक होगा मैं उसको उतना समझाने की कोशिश करूंगा। व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रोड नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से होकर गुजरता है? तो सीधा क्वेश्चन बताओ आंसर बताओ, क्वेश्चन बताओ आंसर बताओ, उससे कोई फायदा नहीं है। पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें भी देख के आप कर सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर हम बार बार रिवाइज करेंगे जरूर नहीं यही क्वेश्चन आएगा।
उस टॉपिक तो वही आएगा, उस टॉपिक से क्वेश्चन कोई और आएगा। ये आप भी जानते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन तो रिपीट होने वाले हैं नहीं, लेकिन 70 to 80% टॉपिक जरूर रिवाइज होंगे। उन टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे हम उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब आपकी एक 40 से 50 मिनट की वीडियो भी होगी, तो आपको एक्स्ट्रा कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में मिल जाएंगे। आप समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन मिलेंगे फिर आपको। ये 25 क्वेश्चन में 100 से 150 क्वेश्चन के आसपास हम कवर कर लेंगे कभी 40 से 50 मिनट में, बिग टॉपिक जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। व्यस्त समुद्री मार्ग पूछा है, समुद्री मार्ग की बात की है जो बिग ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, कहाँ से गुजरता है? आपको पता है अटलांटिक महासागर से गुजरता है। अटलांटिक में कौन सा? उत्तरी अटलांटिक। याद कैसे करेंगे? वो कहते हैं ना उतर के आजा, आंटी बुला रही है, वो कहता है मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। आदमी मतलब यहाँ बैठा है, देर से कोई सा आवाज मार रहा है, उतर के आजा रे, आंटी बुला रही है, बोल नहीं बहुत व्यस्त हूँ, मैं उतर के नहीं आ सकता, आंटी बुला रही है, कहता मैं व्यस्त हूँ, उतर के नहीं आऊंगा, आंटी बुला रही है, उत्तरी अटलांटिक, मैं बहुत व्यस्त हूँ इसलिए नहीं आऊंगा, व्यस्ततम समुद्री मार्ग। ठीक है, अब इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपको पता होगा कि पहले महासागरों को सीरियल से लगाने के लिए, क्रम से लगाने के लिए आ जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। तो उनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो क्या है? PAISA, क्या है? पैसा। तो पी से क्या हो जाएगा? पी से हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर, पी से हो गया हमारा प्रशांत महासागर। उससे छोटा है हमारा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। ए से अटलांटिक हो गया। उसके बाद क्या हो गया? आई से इंडियन, इंडियन मतलब हिंद महासागर, इसको इंडियन बोल सकते हैं या हिंद महासागर बोल देते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्या होता है? एच से साउथ, साउथ वाला दक्षिणी महासागर, ये दक्षिणी वाला होता है, साउथ में दक्षिण होता है ना, दक्षिणी महासागर। उससे छोटा क्या बचा हमारा? ए से अंटार्कटिका महासागर या आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो अटलांटिक अटकना नहीं है, अटलांटिक सेकंड नंबर पे आएगा ए से, और आर्कटिक लास्ट में आएगा, आर्कटिक। तो अटकना नहीं है, अटलांटिक शुरू में जिससे अटकने के चांस होते हैं हम पहले पहले कर देते हैं कि यार कहीं ना सुनो भूल जाए, अटक जाए, जल्दी सुना देते हैं हम उसको, स्टार्टिंग में सुना देते हैं, तो इसलिए अटलांटिक स्टार्टिंग में आ जाएगा, सेकंड वाला आर्कटिक लास्ट में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बुद्ध की शिक्षाओं की। देखो बुद्ध से क्वेश्चन जरूर मिलता है, जैन धर्म से क्वेश्चन जरूर मिलता है, इसलिए इसको 360 डिग्री पढ़ना बहुत जरूरी है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाए। तो बात कर लेते हैं, बुद्ध की शिक्षा कथाओं से पूर्वरचित की गई हैं, पूर्वरचित हैं की गई हैं, जो मुख्यतः किसमें पाई जाती हैं? भगवत गीता में पाई नहीं जाती, कुरान में नहीं पाई जाती, बोधिसत्व या बुद्ध सुत्त पिटक। अब देखो बुद्ध की शिक्षाओं की बोधिसत्व तो लगाना नहीं है, सुत्त पिटक, कोई 3 पिटक सुने थे हमने, कौन कौन से? बोधिसत्व, बोधिसत्व सुना था, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीनों सुने थे। सुत्त पिटक क्या सुना था? सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक की बात कर लेते हैं। अब इसमें जो क्या क्वेश्चन बन सकता है उसकी बात कर लेते हैं, फटाफट फटाफट। ठीक, तो क्या बन सकता है? बोधिसत्व किसे कहते हैं पहले पता होना चाहिए, किसका? बोधिसत्व का, इसका पता होना चाहिए क्या होता है ये होता है मतलब ऐसा इंसान जो खुद मोक्ष रखने के, मतलब खुद मोक्ष प्राप्त कर सकता हो लेकिन खुद मोक्ष प्राप्त ना करके दूसरों को मोक्ष दिलाए। तो बोधिसत्व का मतलब होता है ऐसी बुद्धि उसके अंदर आ गई, सत्व मतलब की आध्यात्मिक वाली, जो दूसरों को मोक्ष दिलाए। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, दूसरों को मोक्ष दिलाना, दूसरों को मोक्ष दिलाना हो गया बोधिसत्व। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पिटक की। 3 पिटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला तो ये हमारा सुत पिटक ही है, सुत पिटक। इसमें क्या है, इसके लेखक क्या है, इसमें क्या की है सुत पिटक में? उपदेश, क्या क्या लिखा है इसमें, किस बात की जिक्र किया गया है? या शिक्षाओं की बात की है, तो किसमें? महात्मा बुद्ध के उपदेश की और शिक्षाओं की बात की गई है सुत पिटक में। और इसको संकलन करने वाले लेखक कौन है? आनंद। और आनंद क्या है? हमारे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद। और एक आनंद से कुछ और बनता है, महिलाओं को स्थान दिलाने वाले भी कौन है? आनंद। पहले महिलाओं के लिए एंट्री नहीं थी बुद्ध जी के यहाँ, फिर उन्होंने बोला, उनको मनाया कि महिलाओं को भी स्थान दो, तो महिलाओं को स्थान दिलाया किसने? आनंद ने। आनंद कैसे? इनके प्रिय शिष्य थे। एक तो हो गया इनका एक पिटक, 3 पिटक है ना ये। दूसरे की बात कर लेते हैं, विनय पिटक। दूसरा क्या है? विनय पिटक। विनय पिटक की बात करें तो इसमें किसकी बात की गई है? नियम की बात की गई है। किसकी? नियम की। अगर बुद्ध के नियम का जिक्र कहीं पूछे तो वह विनय पिटक। किसी भी नियम की बात करेंगे हम तो बहुत ही हाथ जोड़ के विनय पूर्वक करते हैं ना। पता है कि पुलिस वालों आप कितना ही पेल दे, लेकिन आपको पुलिस वालों को पलट के नहीं पीटना है, क्योंकि पीट दिया तो बहुत पंगा हो जाएगा, केस हो जाएगा तगड़ा वाला। तो ये किसने लिखा था? उपाली। तो अपना रूपाली भी इस बात को कहती है कि हाथ जोड़कर विनय करके नियम का उल्लंघन नहीं करना है। हाथ जोड़ के माफी मांग लो कि हम कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, काम खत्म। थर्ड की बात करते हैं तो अभिधम पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, अभिधम पिटक की बात करें, इसमें किसकी बात की गई है? दर्शन। दर्शन वो वाले दर्शन नहीं है, किसी को देखना, दर्शन मतलब फिलोसफी, फिलोसफी दर्शन की बात की गई है। और इसमें पुनर्जन्म की बात की गई है, किसकी?
पुनर्जन्म की, ये यहाँ आएगा, पुनर्जन्म की बात की गई है। ठीक है, तो इसका संकलनकर्ता कौन है? मोग्गी मोगालीपुत्र तिस्स, मोगालीपुत्र तिस्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जिसे नहीं पता है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ के नोट कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जिसे इंग्लिश में नहीं दिख रहा उसको इंग्लिश में शो कर देता हूँ मैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? किसकी बात की गई है? चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की गई है। तो सत्यवती नहीं है, अमरावती नहीं है, कुषाण गुप्त नहीं है, प्रभावती गुप्त क्या है? उनकी पुत्री है। कौन है? प्रभावती गुप्त। किसकी पत्नी है ये? इनके दामाद का नाम कह लो या इनकी पत्नी कह लो, इनके दामाद या इनके हस्बैंड, किसके? इसके हस्बैंड क्या हो जाएंगे हमारे? बाकाटक नरेश। क्या? बाकाटक नरेश। ठीक, बाकाटक नरेश की पत्नी प्रभावती गुप्त। अब बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। इससे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं किनसे? चंद्रगुप्त द्वितीय से, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय, पहले तो इनकी उपाधि की बात कर लेते हैं। उपाधि, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उपाधि से आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो क्या है इनका अगला नाम? है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अगर कहीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है समझ लेना चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की गई है। और कहीं भी देवराज की बात कर दे, देवों पर राज करने वाला कौन करेगा? देखो आपने देवता को सुना होगा कि यार सूर्य देवता होते हैं, लेकिन चंद्रमा भी गुप्त रूप से देवता होते हैं। लेकिन ये बात गुप्त है, किसी किसी को पता है, किसी किसी को नहीं पता है। पता किसे है? जो परम भागवत मतलब परम भगत हैं, उन्हें पता है कि चंद्रमा भी हमारे एक देवता होते हैं। परम भगत को पता है, परम भागवत। तो बाकी सब लोग क्या करते हैं? शक करते हैं कि यार चंद्रमा देवता है या नहीं है, शकारी। तो क्या क्या नाम हो गए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, देवराज, परम भागवत, शकारी। शकारी क्यों बोलते हैं? शको का अरि, शको का शत्रु, अरि माने होता है शत्रु, शत्रु। शकारी को अगर लिखेंगे वैसे लिखेंगे शक प्लस अरि, ये संधि विच्छेद होगी। अरि माने होता है शत्रु, शक जैसे कहना कुषाण वंश, शक वंश ऐसे करके चले थे। शकों का अंत करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसलिए इनको बोलते हैं शकारी। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आते हैं इनसे? और बात आती है इनसे मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली का लौह स्तंभ की बात बताऊं तो जो कुतुब मीनार के सामने जो होता है, एक लोहे का खंबा सा खड़ा है, बहुत मोटा सा, मैंने देखा है। कुतुब मीनार के सामने, ज्यादा बड़ा सा नहीं है, एक पिलर से इस तरह से खड़ा है। उसे क्या बोलते हैं? मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली का लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था वहाँ? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने लौह स्तंभ। कहाँ है? कुतुब मीनार के सामने, कुतुब मीनार के सामने। ठीक है, लिख सकते हैं आप। और पहला चीनी यात्री की बात करें किसके काल में आया था? तो पहला चीनी यात्री, फर्स्ट चीनी यात्री इन्हीं के टाइम पे आया था। उसका नाम क्या था? फाइयान। आपको पता है कि अगर हमारे पास कहीं चांद पे जाना हो तो कैसे जाएंगे? बोले बस से नहीं जाएंगे, ट्रैक्टर से नहीं जाएंगे, स्कूटर से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे यान से। और ऐसा यान जो हवा के माफिक उड़े, फो फ्यू 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 करके इस तरह से आवाज आए उसकी, उन्हीं घूम घूम नहीं आए, फो फ्यू फ्यू। तो फाइयान की बुक का नाम बताऊं मैं आपको तो क्या हो गया? फो फ्यू की। किस तरह की आवाज आती है उस यान की? फो फ्यू की, क्योंकि भाई चांद पे जाना है, कोई मजाक बात थोड़ी है। जैसे कि आपने सुना होगा कि नवरत्न की बात कहाँ सुनने मिलती है? अकबर के दरबार में। यह नवरत्न की बात सुनने मिलती है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो मैं इधर लिख देता हूँ ऐसे, ऐसे करके नवरत्न। तो दो ही राजा हुए हैं ऐसे जिनके पास नवरत्न थे, एक तो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या थे हमारे अकबर। तो इनके नवरत्न में कौन कौन फेमस है? तो कालिदास फेमस है। जी हाँ, कालिदास जो हमने पढ़े हाई स्कूल इंटर में, इन्हीं के टाइम की बात है वो। और दूसरे हमारे घट परकर। इनसे अभी तक यही क्वेश्चन आ सकते हैं। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जिनसे मोस्ट रिपीटेड होते हैं, जो आने की संभावना मैंने आपको वो बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो जीएस में ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया था। कैसे करना है? देखो दो या छह, अच्छा, चार चुक 16 नहीं बैठ रहा। तो इस क्वेश्चन अगर ऐसे आए समझ में आ रहा है ठीक है, वरना स्किप करो, आगे बढ़ो, टाइम बचता है तो बाद में करो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कंसेप्ट दिमाग में आ जाए। जैसे कि 3 और 4 7, अच्छा, 6, ये रहा 6 और 4 10, मतलब कि इस वाले को ऐड करके ये बन गया। ठीक है, और इसको इसको ऐड करके ये बन गया। आप बोलेंगे ठीक है, तो क्या इसको और इसको ऐड करने से ये बन जाएगा? आप बोलेंगे ठीक है, 8। ठीक है, क्या हो गया? 8 राइट आंसर। माइंड में आया तो ठीक है, क्लिक करा तो नहीं किया, नहीं तो नहीं किया।
इसलिए ऐसे क्वेश्चन को पहले स्किप करो, फिर आगे बढ़ो, टाइम बचता है तब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? जीन होते हैं डीएनए के। किसके होते हैं? डीएनए के। आपने सुना होगा कि जैसे जीन जो माता पिता से बच्चों में चले जाते हैं उन्हें जीन बोलते हैं। और आपको पता है कि मेरा बच्चा है या नहीं है, इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट करा लो, पता चल जाएगा किसका बेटा है। आपने ये बात सुनी होगी, तो यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब दिमाग में रहना चाहिए आपके कि जीन की बात करें तो डीएनए की। अब ये जीन शब्द किसने दिया था, इसकी बात कर लेते हैं, किसकी, जीन शब्द की। तो जीन शब्द देने वाले हमारे जोहानसन। किसने दिया था ये जीन शब्द? ये दिया था जोहानसन ने, जोहानसन, जोहानसन, ठीक है। इन्होंने दिया था जीन शब्द। जीन शब्द क्या होता है? माता पिता के लक्षणों का पता लगाने का चीज होती है जीन। माता पिता के लक्षण, माता पिता के लक्षण जब बच्चे में चले जाते हैं, माता पिता के लक्षण उन्हें जीन कहते हैं, जीन के द्वारा ही ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई भी क्या होती है? जीन होती है। क्या होती है? आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन। आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई क्या है? जीन। और नेक्स्ट की बात करें, अनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई की बात कर ले तो अनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई वो होती है हमारी डीएनए, डीएनए, ये है बड़ी इकाई, ठीक है। अब आनुवांशिकी की बात कर ले, आनुवांशिकी का जनक किसे बोला जाता है? ग्रोगर ग्रेगर जेन मेंडल को। किसको? आनुवांशिकी का। अगर आनुवांशिकी की बात करें तो ग्रेगर जेन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब ग्रेगर जॉन मेंडल से, जैसे मटर के पौधे पर आपने सुना होगा कि हरी मटर के पौधे पर उन्होंने आविष्कार अपना प्रैक्टिकल किया था, किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और क्या दिया था? आनुवांशिकी का सिद्धांत दिया था, ठीक है। क्रोमोसोम की बात कर ले, क्रोमोसोम गुणसूत्र इसको बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये किसने दिया था? स्टोर्सबर्ग ने, स्टोर्सबर्ग, स्टोर्सबर्ग। गुणसूत्र की बात आए तो स्टोरबर्ग। ये क्या होता है? बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। क्या गुणसूत्र क्या करता है? लिंग का निर्धारण, कि मेल है या फीमेल है, लिंग का निर्धारण। अब कैसे करता है मैं इसकी बात बताऊं आपको। जैसे कि मेल में होता है एक्स और वाई, फीमेल में होता है एक्स एक्स। ये है मेल का, ये है फीमेल का, ठीक है। अब यहाँ से एक्स आ गया, यहाँ से एक्स आ गया, तो क्या बन जाएगा? ये एक्स एक्स फीमेल का, तो फीमेल। और यहाँ से वाई आ गया, यहाँ से एक्स आ गया, तो मेल। क्योंकि देखो मेल के पास तो होता ही नहीं है भाई, वो फीमेल के पास तो होता ही नहीं भाई, मेल के पास होता है वाई और एक होता है एक्स, लेकिन फीमेल के पास होता है एक्स और एक्स। तो मेल तो एक्स दे सकता है या वाई, लेकिन फीमेल में से एक्स ही देते हैं। और एक्स एक्स मिलने से मेल फीमेल, और एक्स वाई मिलने से मेल। मैंने लिख दिया एम से मेल, एफ से फीमेल। नेक्स्ट की बात कर लें, सूची 1 का सूची 2 से करेक्शन कराना, मिलान कराना है, ठीक। अटैच, तो इसमें क्या होगा? प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन क्या है? स्पेसियन, जिसे बोलते हैं प्रज्ञातीकरण, विलोपन, ये सहक्रम का विकास। अब देखो विलोपन किस चीज का हो रहा है ये पता होना चाहिए। प्राकृतिक चयन क्या है? इसमें ये नेचुरल सिलेक्शन, स्पेसियन, एक्सटिंक्ट। ठीक, तो प्राकृतिक चयन किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था ये पहले बता देता हूँ मैं इसको, चार्ल्स डार्विन, डार्विन ने। प्राकृतिक चयन किसका है? प्राकृतिक चयन ये है अगली पीढ़ी का जीन में अंतरित, कहीं है ये रहा प्राकृतिक चयन, पहले का थर्ड, तो इसका हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड, ठीक। अब स्पेशियन प्रज्ञातीकरण, ये हो जाएगा नई प्रजाति का जन्म, स्पेशियन नई प्रजाति का जन्म, ये रहा, इसका हो जाएगा वन। पहले का थर्ड, दूसरे का वन, पहले का थर्ड, दूसरे का वन। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आगे देख लेते हैं विलोपन। विलोपन जो होता है प्रजातियों का क्षरण, मतलब कि विलुप्त जो होने वाली है उन्हें बोलते हैं विलोपन। समाप्त, मतलब समाप्ति कैटेगरी, जैसे रेड डाटा बुक जो बनी है इसी चीज के ऊपर बनी है, जो विलुप्त हो चुकी है, जो विलुप्त होने वाली है। और सहक्रम का विकास, लास्ट में क्या बचा? सहक्रम का विकास, जो अन्य जीवों के विकास को प्रभावित करता है, अन्य जीवों का क्रम विकास। कहाँ गया ये? लास्ट में यही बचा, ठीक है। सी का हो जाएगा 4 और डी का 2, ये वाला हो गया राइट। सी का 4, डी का 2। विलोपन, ये समझ में आ रहा है साफ साफ। देखो ये सबको पता ही होगा, प्रजातियों का क्षरण है। प्राकृतिक चयन मतलब कि सीरियल बाय सीरियल ऐसे चलना है, चयन करना है, तो अगली पीढ़ी का जीन अंतरित, पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तभी तो चयन करेंगे कौन सी प्रजाति से आया है। जैसे बोले बिल्ली, टाइगर होता है ना, कैट, टाइगर एंड पैंथर, ये सब एक ही प्रजाति के होते हैं, वैसे पे चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी से जीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इकोलॉजी का अध्ययन होता है।
तो इकोलॉजी का अध्ययन क्या होता है, जैसे कि इस तरह से बता सकता हूँ, ये मेरा एक क्या है, जल है, और ये मेरा एक क्या है, थल है, और ये मेरी एक क्या है, वायु है। ये थल है और ये है मेरे वायु, और बीच में जो ये कॉमन पार्ट है, ये वाला जो कॉमन पार्ट है, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये वाला जो कॉमन पार्ट है इसको बोलते हैं जैव मंडल। क्या बोलते हैं, जो तीनों में होता है जैव मंडल। जैव मंडल में होता है जिसमें जल, थल और वायु तीनों की प्रेजेंस पाई जाती है। प्रेजेंस वो क्या होता है, जैव मंडल होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इकोलॉजी। इकोलॉजी में होता है उस विधि का जिसमें जीव अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन सिर्फ अपने परिवेश के साथ नहीं, औरों के साथ भी करते हैं। पर्यावरण विचलन का गलत। उन विधियों का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतः क्रिया करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उस विधि का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के साथ नहीं, जीव सबके साथ करते, सजीव के साथ भी, निर्जीव के साथ भी, अपने परिवेश के साथ भी, उसे कहते हैं इकोलॉजी। जिसमें क्या होता है, जीव सजीव के साथ भी करते हैं, निर्जीव के साथ भी करते हैं, और अपने पर्यावरण के साथ भी अंतः क्रिया करते हैं, उसे ही बोलते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। किसी राष्ट्र की वैयक्तिक संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से यह है इकोनॉमी का क्वेश्चन। जो किस प्रकार आधारित है, किस प्रकार आधारित है। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश में पता नहीं चलिए भूस्वामित्व क्या होता है, परिवार का आकार क्या होता है, हिंदी पता नहीं लग रहा, धर्म और व्यवसाय। अगर इंग्लिश में देखें, ऑक्यूपेशनल, और ये क्या है, प्रोफेशन। दोनों व्यवसाय सेम सेम होगा ना, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। बस यही देख आंसर लग जाना था। हालांकि थोड़ा टफ तो है हिंदी के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ईयर प्लान की बात की गई है। देखो 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, 1951 से 1956 में। ये क्या है, पहला 5 ईयर प्लान है। कौन सा, फर्स्ट है। ठीक। इसमें क्या की गई थी, कृषि की बात की गई थी, और कृषि कहीं दे रखा है, देखो त्वरित समावेश समृद्धि नहीं, त्वरित उद्योगीकरण नहीं, ये तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हुआ था, उद्योगीकरण। ये शरणार्थी, हाँ ये भी हुआ था, ये हो गया पहले का थर्ड। कृषि और कोमा शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण। कृषि के तो कृषि नहीं दे रखा, आगे का दे रखा है उसकी, कृषि का शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण। ये कब था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था। और औद्योगिकरण किस में था, सेकंड में था। सेकंड वाला हो गया ये, इसका हो गया पहले का, हो गया थर्ड, थर्ड। और इसका हो जाएगा सेकंड का सेकंड, पहले का थर्ड, सेकंड का सेकंड। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला राइट आंसर है, पहले का थर्ड, सेकंड का सेकंड। अब ये सी की बात कर लेते हैं। 5 ईयर प्लान 2007-12, मतलब ये नाइन्थ 5 ईयर प्लान की बात कर रहा है, नाइन्थ वाले की। नाइन्थ वाले में किसकी बात की गई थी, ये 2000, ये लास्ट वाला है, 12th वाला, 2012 वाला। एलपीजी एलपीजी की बात की गई थी, और साथ में क्या था इसमें, तो ये हो जाएगा मेरा सी का वन। त्वरित समावेश और समृद्धि, तुरंत की बात की गई थी, त्वरित समावेश समृद्धि को थोड़ा सा लैंग्वेज जो है इसकी बहुत घुमाने वाली की थी। जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा पंचवर्ष योजना वही कर पाया, जो ऊपर ऊपर से पढ़ के गया होगा उसके बस की तो है नहीं। बस इससे भली उठ जाए कि बी का 2 है, और बी का 2 सिर्फ यहीं दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है, तो भी भाई मुश्किल है। इसे ए का थर्ड, बी का 2 दोनों पता होगा, वही कर सकता है इसका। लास्ट 12th वाली है, ये सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, वर्ग घन वृत्त। जैसे कि क्या है, वर्ग घन वृत्त, वर्ग इस तरह से होता है, उसका बन जाता है घन। 2D और 3D की बात की गई है इस तरह से। ऐसी वृत्त की 3D क्या होगी, गोलार्ध। गोले का आधा, गोलार्ध नहीं। देखो इधर स्पेयर, इंग्लिश में दे रखा है स्पेयर पूरा गोला, कोई हेमिस्फीयर मतलब होता है गोलार्ध, हिंदी में दे रखा है गोलार्ध, तो ये क्या है, गोला। गोलार्ध नहीं है, ये है गोला, स्पेयर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। 2D 3D फिगर की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तांबा। अभी तांबा के कौन सा किसका है, इसके बात की गई, तो पता है एल्यूमिनियम बॉक्साइट का, लोहा हेमेटाइट का। तो ये किसका हो गया, इसका हो गया 4, इसका हो गया 1। तांबा हो गया, तांबा कॉपर, इसका हो गया थर्ड। देख लो डी जस्ता किसको होता है, कैलामाइन। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यही ठीक है। बाकी सब गलत है, यही राइट है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं तांबा कहाँ मिलता है, खेजड़ी, राजस्थान। ठीक। लोहा क्या है, हेमेटाइट। इसके लोहे के बहुत सारे, मतलब एस्क की बात की गई है तो सिर्फ यही नहीं हेमेटाइट, इसके अलावा बहुत सारे एस्क होते हैं लोहे के, उनकी बात भी कर लेते हैं। जैसे क्या क्या है, लोहे के होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायरोलूसाइट, सिडेराइट, ये सब लोहे के ही हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, ये सब लोहे के एस्क है। हेमेटाइट ने देखो कोई और नाम दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना, पता होना चाहिए। ये रहा लोहा, इसके होते हैं हेमेटाइट, तो दे ही रखा है साफ साफ, उसको आगे लिख देता हूँ मैं। मैग्नेटाइट, ये भी लोहे का ही एस्क होता है। या
पायरोलूसाइट, ये भी लोहे का गैस का होता है, पायरोलूसाइट। या इसके बाद आता है सीडेराइट, ये भी लोहे के गैस का होता है, सब लोहे के होते हैं। और बॉक्साइट एल्यूमिनियम पता ही है आपको। तांबा क्यूबराइट ये बताई दिया मैंने। जस्ता हो गया कैलेमाइन, ठीक है। जस्ता कैलेमाइन कहाँ मिलता है? राजस्थान के जावर की खानों में। कहाँ मिलता है? राजस्थान की जावर की खानों में, जावर की खान, ठीक है। और बात करते हैं किसकी? तांबे की, क्यूबराइट, ये मिलता है कहाँ? राजस्थान की खेतड़ी की खान, राजस्थान की खेतड़ी की खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले, इसके अयस्क से कहाँ से मिलता है? जैसे कोयला सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? झारखंड में। कोयले की कैटेगरी पूछ लेता है तो एबीसी हिसाब से चलती है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो ट्विस्टेड पेयर और एटीटीपी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्किट। तो सर्किट का तो हो जाएगा ये स्विचिंग टेक्नोलॉजी, जो स्विच होता है ना अपने यहाँ ऑन ऑफ करने के लिए, इस तरह से यहाँ इसमें लगा होता है 5 पिन होता है, इसके पास में लगा होता है स्विच, इस तरह का सबके घर में होगा। तो स्विचिंग लाइट होगी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाली एटीटीपी की बात कर लें, एचटीटीपी, तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो फुल फॉर्म वाला हो गया प्रोटोकॉल, ये हो गया इससे, ठीक। तो बी का हो गया 4, डी का हो गया 2। अब बात कर ले ट्विस्टेड पेयर की, और यह बात करें इसकी, क्या होता है ये? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें तार बार की बात नहीं होती, तार बार नहीं होगा तो गाइडेड मीडिया होगा। कौन सा? गाइडेड मीडिया, सी का तो थर्ड ही हो गया। और ट्विस्टेड पेयर इस तरह का होता है जो तार आपस में ऐसे मुड़े मुड़े से नहीं होते, जैसे पहले लाल काले तार आपस में बंधे हो जाते थे एक दूसरे से लिपटे हुए, उसे बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ये हो गया अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। ये गाइडेड, गाइड वाला होता है तार वाला, अनगाइड होता है बिना तार वाला। तो गाइड वाला कौन सा हो गया? तार वाला। तो गाइडेड मीडिया कौन सा? ये रहा, तार वाला हो गया ये वाला, तो इसका हो गया थर्ड। और इस सैटेलाइट वाला होगा बिना तार का, मतलब अनगाइडेड मीडिया, ये हो गया वन, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया में बहुत सारे तार आते हैं, जैसे कि मैं बात कर लूँ तो इसमें होता है केबल, जैसे ऑप्टिकल फाइबर वाला केबल हो गया जिसमें डिश में लगा होता है। एक होता है ये कोएक्सियल केबल, एक होता है ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर इसमें दे रखा है। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाना चाहिए ए का थर्ड, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ये रहा, ठीक है। कैसे याद रखना है, इससे कंफ्यूजन ना हो तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको, जो कंफ्यूजन नहीं हो हमारे। तो अनगाइडेड और गाइडेड से मतलब कि जैसे किसी को गाइड करना होता है तो कहते हैं मुझे फॉलो करो। फॉलो किसके द्वारा करते हैं? पीछे पीछे, जैसे कार खींचा होता है, पीछे पीछे जाते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं। किसको? जो हमें गाइड करता है, अपने गाइडर को। तो तार मतलब गाइडेड, फॉलो कर रहे हैं ना तार के द्वारा पीछे पीछे, तो गाइडेड। जिसमें तार नहीं है उसे अनगाइडेड। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो मोबाइल वाला कम्युनिकेशन बिना तार के होता है, पहले तार से होता था, अब बिना तार के हो गया। बात करते हैं 15 क्वेश्चन, सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव सृजित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सोनिक बूम। मतलब इतनी हाई फाई स्पीड होती है, इस तरह से जो ध्वनि चलती है उस हिसाब से चलते हैं सुपरसोनिक हवाई जहाज। तो ये क्या करते हैं? सोनिक बूम निकालते हुए चलते हैं, ठीक। इसमें अगर पूछ ले ट्रांसवर्स वेव्स की, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जैसे पूछ लेता है कि चुंबक वाली तरंगे होती है नॉर्थ से साउथ पोल की ओर चलती है, कौन सी वाली होती है? इस तरह से चलती है ना। अब ये होता है कि ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें, ट्रांसवर्स वेव्स की बात करेंगे तो कौन सी? जैसे पानी है, आराम से शांत पानी है, अगर आपने इसमें कोई पत्थर मार दिया तो पानी इस तरह से चलता है, जैसे हमने इसमें पत्थर मारे बीच में इस तरह से हिलता है ना ऐसा करके, तो इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। मतलब ठोस व द्रव की सतह पर जो चलती हैं उन्हें ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। कहाँ चलती हैं? ठोस व द्रव की सतह पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाल लिंग अनुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम कौन सा है? तो बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, तो उसे बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? हरियाणा से स्टार्ट हुआ था। किस सरकार ने स्टार्ट किया था? हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। कब किया था? 22 जनवरी 2015 को, हरियाणा में 22 जनवरी 2015। एक मिनट बस, इधर लिख देता हूँ मैं, जिसे नहीं पता वो नोट भी कर सकते हैं। 22 जनवरी 2015 हरियाणा सरकार से स्टार्ट हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इसी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम और चलाया था, एक योजना चलाई सरकार ने, जिसे बोलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना।
किसी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पूछिए इससे संबंधित कौन सी है, तो क्या है हमारी सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है। अब आपात इसके बाद में तो ऐसा कुछ है नहीं। और पीएम जनधन योजना की बात कर ले तो 28 अगस्त 2014 क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है, योजना से 2 क्वेश्चन तो पक्का मिलने मिलने हैं। पीएम जनधन योजना, इसकी बात करें तो ये क्या है, 28 अगस्त 2014। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, मतलब कौन किसके काल में भारत आया था इसकी बात करेगा, कौन कहाँ का था। तो किसके काल में है ये नहीं पूछा, इसने पूछा है कौन कहाँ का था। जैसे मार्को पोलो, इवन बतूता, अल्बरूनी और फ्रैंको वर्नियस। फ्रैंको वर्नियस मतलब फ्रैंक से फ्रांस, ये तो हो गया इसका 2। फ्रैंक फ्रांस एक से है, ठीक है। और मार्को पोलो ये था हमारा इटली का। जैसे कहते हैं ना, मैंने तो इस तरह से याद रख रखा है, जैसे कि कहते हैं बचपन में मार दे बैठा के ना, वो अद्धा मार दे इंटोड़ा मार दे, बच्चों ने सबने सुना होगा। तो अब बड़े हो गए तो क्या करते हैं, मार दे ईंट मार दे पेल के, पेल के ईंट मार दे, मतलब मार्को पोलो, मार पेल के क्या ईंट मार पेल के, तो उसका हो गया मार्को पोलो इटली ईंट। इबन बतूता कौन लेगा मेरा जूता, तो बोला मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, तो बी का हो गया बन। इबन बतूता मोरक्को का था। बचा के लास्ट में अलबरूनी, ये कहाँ का था, उज्बेकिस्तान। देख लो कहाँ का है ये। ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का वन, सी का फोर, डी का टू, यही राइट आंसर है। ठीक है, टू वाला कैसे याद रखे, मार पेल के क्या मार पेल के ईट मार पेल के, तो इटली का हो गया। इवन बतूता मेरा जूता किसको चाहिए, बोला मेरे को चाहिए, मोरक्को, मेरे को चाहिए, है ना। फ्रैंको वर्नियस, फ्रैंकोइस वर्नियस मतलब फ्रैंक फ्रांस, फ्रैंक फ्रांस। अब बचा के अलबरूनी उज्बेकिस्तान। ठीक है, अलबरूनी उज्बेकिस्तान। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। वैसे कौन ने क्या किसने क्या किया, तो पहले मैं इसको इधर लिखने के लिए जगह बना लेता हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की। मार्को पोलो कहाँ का था, ये इटली का था। इटली की गंगा किसे कहते हैं, क्वेश्चन पता होना चाहिए। इटली की गंगा किसे कहते हैं, तो इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को। किसको कहते हैं, पो नदी। जैसे आपने सुना होगा ना बिहार का शोक कोसी नदी, इस तरह से इटली की गंगा पो नदी। और इटली के 2 क्वेश्चन और बनते हैं इटली से, क्या क्या बनता है, कि इटली से बनता है इटली का ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी की बात कर लेंगे तो कौन सा, इटली का एटना। इटली का एटना एक इटली का ज्वालामुखी है जो बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और दूसरा है हमारा स्ट्रॉम बेली। दूसरा क्या है, स्ट्रॉम बेली। अब स्ट्रॉम बेली से 2 क्वेश्चन और आते हैं, क्या क्या आते हैं। इसे पूछते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, क्या है ये, स्ट्रोमबेली। मतलब ऐसा है कि इसमें इतनी तेज रोशनी होती है, इतनी तेज मतलब प्रकाश होता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, जैसे द लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी। तो क्या होगा, स्ट्रोमबेली। स्ट्रोमबेली क्या है, एक ज्वालामुखी है, कहाँ का है, इटली का ज्वालामुखी है। ठीक। अब बात करते हैं इबन बतूता, कहाँ का था, मोरक्को अफ्रीका, मोरक्को अफ्रीका। इबन बतूता मोरक्को अफ्रीका। ये किसके टाइम में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक। ठीक है। तो मतलब बतूता बहुत बातूनी है। ठीक है, मेरे को बोलता है तो मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन तू खुद बहुत बातूनी है और सारी बात गलत करता है, तू गलत बोलता है। ठीक है, तू गलत, तुगलक, तू गलत बोलता है सारी बातें। कब आया था, 133 एडी में आया था। ठीक है। और इसकी पुस्तक की बात करें, इसने बुक लिखी थी, किसने, इबन बतूता ने। उसका नाम बुक का रेहला, मैं लिख देता हूँ इधर। रेहला एक बुक है जो बहुत फेमस है, रेहला क्या है, इसकी एक बुक है इबन बतूता की। उस बुक के अंदर इसने क्या मतलब किसका चीज का जिक्र किया है, भारत की डाक प्रणाली का जिक्र किया है। किसका, डाक प्रणाली का जिक्र किया है। डाक प्रणाली के ऊपर लिखी है इसने एक रेहला बुक, किसने, इबन बतूता ने। कहाँ का था, मोरक्को अफ्रीका। किसके टाइम में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। ठीक। अब बात कर लेते हैं अल बरूनी की। कहाँ है हीरा अल बरूनी, इसको मैं लिख देता हूँ अलग पेन से, अल बरूनी इधर, अल बरूनी। ये कहाँ का था, उज्बेकिस्तान। ये रहा, मैंने बता दिया पहले, उज्बेकिस्तान। महमूद गजनवी के टाइम पर आया था, किसके, महमूद गजनवी के टाइम पर आया था ये, गजनवी।
अल बरूनी, महमूद गजनबी के टाइम पर आया था ये। और ये क्या था, भारत के सभी रीति रिवाजों का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति था, जिसने अल बरूनी, जिसने भारत के सभी रीति रिवाजों का अध्ययन किया था। इसकी तो बुक की बात कर ले, अल बरूनी की तो एक बुक है फेमस, इसकी कौन कौन सी, किताब उल हिंद। पूछिए इस बुक में क्या है, तो भारत का जिक्र किया गया है, भारत के सभी रीति रिवाजों का जिक्र किया है, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। तहकीक, आपने सुना होगा, देखो ये बुक बहुत आती है, तहकीक ए हिंद। इसके अंदर किसी का जिक्र है, भारत के सभी रीति रिवाजों का जिक्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको? कनिंघम, निंगम कनिंघम, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता। ठीक है, जैसे सिंघम और सुना होगा ना, सिंघम कहाँ की? भारत की है, बहुत पुरानी मूवी है सिंघम। ऐसे क्या, पुरातत्व शास्त्र का पिता कनिंघम, सिंघम का छोटा भाई, चचेरा भाई कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, सिंघम बहुत मार काट करता था, उठा उठा के मारता था, वो भारत का था। ऐसी अलेक्जेंडर कनिंघम भी क्या था, पुरातत्व शास्त्र का पिता था। इतना से रिलेट करके याद रख सकते हैं, ताकि आपकी चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएं, लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, और दो तीन क्वेश्चन और जैसे पूछ सकता है, ये देख लो, सर जॉन मार्शल से बात कर लें। सर जॉन मार्शल की बात करें, सिंधु शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाला कौन था? सर जॉन मार्शल। क्या कहते हैं इसने? सिंधु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था सर जॉन मार्शल ने। सिंधु शब्द का प्रयोग सर जॉन मार्शल ने किया था। और विलियम बेंटिंक की बात कर ले, इसकी, विलियम बेंटिक, इसने क्या किया था, 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। 1829 में सती प्रथा का अंत। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते, सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। किसने किया? विलियम बेंटिक ने किया। कब किया? 1829 में। तो ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया जीएस में। क्या क्या है, 112.4, 100 कितना कम हो गया ये, यहाँ से यहाँ तक आने में मेरे हिसाब से 12.4 ही कम हो गया। फिर 100 में से अगर 12.4 कम करूंगा, 12.4 कितना आना चाहिए? 0.0679, बिल्कुल ठीक है। फिर इसमें से 9 में से ये गया 8। ठीक है, फिर इसमें से 12.4 कम करूंगा, कितना आना चाहिए? 257। ठीक है, फिर इसमें 12.5 कम करूंगा, 12.4 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8। 8 कहाँ है? लास्ट में, इसमें ही है। राइट आंसर यही हो गया। ठीक है, चेक करके देख लो, 4 में से 2 के 2 बचे, 6 7 में से 1 गया, 6 बचे। ठीक है, 62.8। सब में क्या है, 12.4 माइनस करना है, 12.4, फिर 12.4, इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। 2.5, 4.25, 6, 9.5, ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले इसको लिख के डिफरेंस चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा। तो 2.5, 4.25 में से 2.5 गए तो कितना हो गया? 571, 1.75। या 6 पॉइंट, इसमें से भी अगर 4.25 कम करेंगे 1.75 आएगा। 5, 7, बिल्कुल सही है, 1.75 आ रहा है। फिर इसमें से 1.75 कम करेंगे 6 में से, तो कितना आना चाहिए? 1.75। 5, 2, इसमें ऐड किया है। ठीक, ऐड किया है 1.75 इसमें ऐड किया है, 1.75 इसमें ऐड किया है, 1.75 इसमें ऐड करेंगे 7.75 आएगा। 6 प्लस 1.75, 7.75। सिर्फ वही है, सीरीज वाला क्वेश्चन है, प्लस माइनस करके हो रहा है। अब बात कर लेते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, तो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हॉर्नबिल ये क्या है, गजेटेड डॉल्फिन क्या है, और ये एशियाटिक चीता क्या है, और नेक्स्ट क्या है, संघाई। तो बात कर ले किसकी, हॉर्नबिल की। हॉर्नबिल क्या है, दुर्लभ है। क्या है, दुर्लभ। मैंने कैसे याद रख रखा है, मैंने ऐसे रखा है जैसे किसी भी बिल में हॉर्न बजाना बहुत ही दुर्लभ काम है। मान लो सांप के बिल में हाथ दोगे सांप काट लेगा, कहावत सुनिए। ठीक है, सांप के बिल में हाथ नहीं देते। ऐसे क्या, सांप के बिल में हॉर्न भी नहीं बजाते। बहुत ही दुर्लभ, दुर्लभ मतलब बहुत ही मुश्किल से होने वाला काम, बहुत ही रेयर कंडीशन। ठीक है, रेयर। तो क्या हो गया, हॉर्नबिल। अगला बात कर ले गैस्ट्रिक डोल्फिन। तो गैस्ट्रिक डोल्फिन, डोल्फिन कैसी होती है? परी की तरह होती है। जैसे मान लो आपने देखा होगा ना, जल परी। तो क्या, गैस्ट्रिक डोल्फिन तो आजकल देखने के लिए बहुत मुश्किल से ही मिलती है।
तो आजकल देखने का बहुत मुश्किल से मिलती है कि गैजेटिक डॉल्फिन, तो मैं थोड़ा डॉल्फिन बना देता हूँ इस तरह से, और ये परी की तरह से पंख होते हैं। ठीक, तो ये क्या है, गैजेटिक डॉल्फिन इस तरह की होती है। ये क्या है, परिसंकट में, फोर्थ वाला। अगला संगाई, संगाई ऐसे याद रखा है, कोई भी नहीं चाहता उसकी सगाई संकटपूर्ण संपन्न हो, संकट से संपन्न हो। सब चाहते हैं खुशी खुशी सब चीज, त्योहार निमट जाए, सगाई खुशी खुशी हो। कोई नहीं चाहता उसकी सगाई संकट से संपन्न हो। लास्ट में क्या बचा, एशियाई चीता लुप्त प्राय, वही से खत्म होने के कगार पे, लुप्त हो चुका है, दिखाई देना बंद हो गया है। तो देखो पहले का दूसरा, ये रहा फर्स्ट का सेकंड, बी का फोर, जिसे एक ही पता होगा वो आराम से कर लेगा, यही राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में शामिल नहीं है? किसकी बात करेंगे, प्रस्तावना में दो शब्दों में परिवर्तन किया गया था, बिल्कुल है ये तो। और उससे अगले की बात करें, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य की स्थापना की गई थी, ये बिल्कुल सही बात है। राष्ट्र की एकता अखंडता को बदलकर राष्ट्र की एकता अखंडता किया गया था, बिल्कुल सही है। राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये पूरा किया गया था। ठीक है, और लास्ट की बात कर ले, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ये नहीं था, क्योंकि ये कब किया गया था, 61 अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था। किसमें, 61 अमेंडमेंट एक्ट में। और ये किसकी बात कर रहा है, 42 अमेंडमेंट एक्ट की, तो ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कहाँ है, ये है नैरोबी। नैरोबी राजधानी किसकी, केन्या की, नैरोबी केन्या। किसका है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब इसकी बात कर लेते हैं यूएनईपी की। अभी इंटरपोल का मुख्यालय क्या है, लियोन्स। यहाँ किसका मुख्यालय, इंटरपोल का, इंटरपोल की बात करें, लियोन्स, लियोन्स का, फ्रांस। ठीक, फ्रांस, कभी फ्रांस दे दे, आप लियोन्स याद रखो, दोनों चीज पता होनी चाहिए, फ्रांस है या लियोन्स है, दोनों क्या है, इंटरपोल है। ठीक, अब WHO और WTO की बात करेंगे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड, इसमें किसका है, WHO या WTO, जेनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में, लिख देता हूँ इधर में एक्स्ट्रा फैक्ट में। यूएनओ की स्थापना, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, 1945 में हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था यूएनओ की स्थापना का, वर्ल्ड वॉर न होना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना की गई थी ये, कोई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो रोक नहीं पाया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोचा ये तो चलते ही रहेगा, इसे कहीं ना कहीं तो इसका एंड होना चाहिए, तो यूएनओ की स्थापना की गई थी ताकि दुनिया भर में शांति बनी रहे। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं, यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका। ठीक, कितने अंग होते हैं इसके यूएनओ के, 6 अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं, जिसमें वर्तमान में कितने कार्यरत हैं, 5 कार्यरत हैं। ठीक है, 6 अंग होते हैं, वर्तमान में 5 कार्यरत हैं। अब कौन कौन से कार्यरत है, कौन कौन से नहीं है, वो बता देता हूँ मैं। जो न्यास परिषद है, इसका जो छठा अंग है न्यास परिषद, वो क्या है, इसमें कार्यरत नहीं है, तो जो नहीं है पहले उसकी बात कर लेते हैं। न्यास परिषद, न्यास परिषद ये कार्यरत नहीं है। सबसे शक्तिशाली अंग की बात करें तो सुरक्षा परिषद, सबसे शक्तिशाली की बात करें, इसका एक अंग है सबसे शक्तिशाली, उसका नाम है सुरक्षा परिषद। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से स्थायी सदस्य है, कौन कौन से ऐसे सदस्य हैं, टोटल सदस्य कितने होते हैं, 15 टोटल सदस्य होते हैं, टोटल 15, जिसमें से 10 क्या है, अस्थाई अनपरमानेंट, जब 5 क्या है, परमानेंट। परमानेंट वाले कौन कौन से हैं, मैं उनकी बात बता देता हूँ, उनके नाम क्या क्या है, उनके नाम है ए बी सी आर एफ, सॉरी आर एफ। ए से हो गया अमेरिका, बी से हो गया हमारा ब्रिटेन, सी से हो गया चाइना, आर से हो गया रूस, एफ से हो गया फ्रांस। अब इससे क्वेश्चन पूछता है 10 वाले से
क्या जो ऐसे सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? उनका कार्यकाल होता है 2 समय के लिए। कितने समय के लिए कार्यकाल होता है? 2 ईयर का। ठीक है। तो जो जो मस्ट टू मस्ट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। जब हम कहते हैं कि भारतीय जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय प्रशासन प्रणाली है, संघीय शासन प्रणाली है, तो क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, क्या सभी नागरिकों को समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो? ऐसा तो कहीं भी नहीं है। तो संघीय शासन प्रणाली की बात की गई है, संघ की। सभी नागरिकों को आस्था पूजा, ये भी नहीं है। देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने का और निर्णय लेने का अधिकार है, ये बात बिल्कुल सही है। देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपना खुद का कानून बनाने के लिए और निर्णय लेने का अधिकार है। जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट अलग है और हर राज्य में हाई कोर्ट होता है। जैसे यूपी का हाई कोर्ट है, दिल्ली में सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट तो एक है, लेकिन हर राज्य का अपने अपने कानून है, अपने अपना कोर्ट है। जब चीजें वहां से हट जाती है तब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में चीजें जाती हैं। कोई भी चीज मतलब ऐसा कोई कानून जिसमें राज्य बनाने में असमर्थ हो या राज्य और केंद्र के बीच में कोई विवाद हो तो केंद्र ही फैसला लेता है। ठीक है। तो संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। संघीय शासन प्रणाली ये ली गई है कनाडा से। और संसद की बात करें, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? जहाँ संघ की बात आए तो कनाडा और संसद की बात आए तो ब्रिटेन। ठीक है। अब अनुसूची, हमारी जो अनुसूची है, 7 अनुसूची में 3 सूची है। अनुसूची 7 में 3 अनुसूची है। अब आपको पता है कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ, राज्य, संघ मतलब जिसमें केंद्र सरकार होती है, राज्य में राज्य सरकार होती है, समवर्ती मतलब जिसमें दोनों के फैसले होते हैं, दोनों की चीजें होती हैं। ठीक। अब इसमें एक होता है जिसमें ना संघ हो, ना राज्य हो, ना समवर्ती हो। ऐसे विषय जो तीनों सूची में ना आते उन्हें बोलते हैं अपशिष्ट विषय। ऐसे विषय जो तीनों सूची में शामिल ना हो, ऐसे विषय जो तीनों में शामिल ना है, तीनों में शामिल न हो, उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अपशिष्ट विषय। अपशिष्ट विषय। अब अपशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। किसके पास शक्ति होती है? केंद्र सरकार के पास अपशिष्ट विषय। ठीक। बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, 25 क्वेश्चन। पेरिस के ग्रैंड सलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई देश कौन था? अमृता शेरगिल। ठीक है। तो जितना भी मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनसे जो आप इधर उधर के 360 डिग्री में मिल सकते थे, मैंने उनको कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।